नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। क्या कोरोना की दूसरी लहर में त्राहिमाम का दौर धीरे धीरे बीत रहा है? अलग अलग राज्यों से जो कुछ कम होते हुए आंकड़े आ रहे हैं वो आखिर क्या संकेत दे रहे हैं? इन आंकड़ों को दरअसल ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है ताकि न तो जल्दबाजी हो और सीधा सीधा सटीक आकलन भी हो जाए। हम आपको आज दिखाते हैं कि वैक्सीन को लेकर जो खींचतान मच रही है और जो आश्वासन दिया जा रहा है उसकी हकीकत क्या कहती है। बच्चों में संक्रमण की बात को लेकर आगे क्या तैयारी की जा रही है, क्या वैक्सीन है, क्या दवाइयां सामने आ रही हैं। कोरोना के मौजूदा हालात पर पेश है श्वेत पत्र। सुकून इस बात से मिलता है कि प्रतिदिन के आंकड़े घटते दिख रहे हैं, लेकिन मौतों के बढ़ते आंकड़े उस सुकून को छीन लेते हैं। माता जी को मैंने घर में एडमिट कर रखा है, अस्पताल में इतना बुरा हाल है। तसल्ली इस बात की मिलती है कि शहरों में संक्रमण की दर कम हो रही है, पर गांव के हालात चिंता बढ़ा देते हैं। और तमाम से बड़ी यहाँ की ऑक्सीजन है कुछ भी नहीं। मैं देखा बहुत से मरीज ऐसे हैं बगैर ऑक्सीजन के दम तोड़ रहे हैं। जरा सी राहत इस बात से मिलती है कि दूसरी लहर का पीक निकलने को है, तो तीसरी लहर का डर साथ चला आता है। The phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. वैक्सीन को सुरक्षा कवच मान ले तो उसकी आपूर्ति को लेकर टेंशन बढ़ जाती है। हमको सबको पता है कि अभी अपने पास जो क्षमता है वैक्सीन तैयार करने की वो कम है। बड़ों को मिल भी जाए वैक्सीन तो बच्चों की वैक्सीन की चिंता घेर लेती है। अच्छा स्टेप है, बच्चों में वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये सबसे बड़ा वल्नरेबल ग्रुप है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मिल रहे संकेत के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या हम कोरोना की दूसरी लहर की पीक के करीब हैं? यानी वो समय जब इस संक्रमण का सबसे भयावह दौर बीत जाएगा। पिछले गुरुवार को 4,14,000 का आंकड़ा छूने के बाद रोज के कोरोना केस में कमी दर्ज की गई। 8 मई को जो 7 दिनों का औसत था वो 3,91,000 था। 12 मई को ये 3,75,000 था। थोड़ा सा प्लेट्यू हो रहे हैं, तो हाँ ऐसा लगता है कि अब हम लोग पीक पे पहुंच के जो है स्टेबलाइज हो रहे हैं और जो अब आगे जो चीज़ें गवर्नमेंट जो है जो निर्णय ले रही है और कोरोना कर्फ्यू और लिमिटेड चीज़ों को करने का, उससे लगता है कि हम पीक पे पहुंच के अब थोड़ा स्टेबलाइज होके अब नीचे वापस केसेस गिरने चाहिए। हालांकि हमें ये याद रखना चाहिए कि 30 अप्रैल को जब पहली बार संक्रमण की संख्या 4 लाख के पार गई और कुछ दिन मामले घटने लगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से संक्रमण के मामलों में उछाल दिखा था। दिल्ली का एलएनजेपी अस्पताल है ये। यहाँ पर देखिए टोटल आईसीयू बेड 750, जिसमें से 240 अभी रिक्त दिखाए जा रहे हैं। ये कल्पना से परे था। आज से बस चंद दिनों पहले की तस्वीर अगर हम देख लेते, जब दिल्ली के किसी कोविड अस्पताल में कहीं पर न बेड था
ऑक्सीजन से तड़पते मरीजों को हमने अस्पतालों के बाहर भी देखा है और उनके परिजनों को ऑक्सीजन खरीदने की जद्दोजहद में उन छोटे छोटे आउटलेट्स पर भी देखा है। दिल्ली के आंकड़े कम हो रहे हैं, कम से कम सरकारी व्यवस्था ये हमें बताती है। लेकिन क्या सिर्फ एक शहर के आंकड़े की बात करें या फिर अगर हम समूचे देश की तस्वीर देखें तो जो दूसरा बहुत बड़ी समस्या था, यानी पहली लहर में भी और दूसरी लहर में भी, वो महाराष्ट्र जो देश के कोरोना केसेस में सबसे बड़ा योगदान देता था, वहां पर भी मामले अब कम हो रहे हैं। दिल्ली के ये आंकड़े देखिए। 4 मई 19,953, 5 मई 20,960, 6 मई 19,133, 7 मई 19,832, 8 मई 17,364, 9 मई 13,336, 10 मई 12,651, 11 मई 12,481, 12 मई 13,287। दिल्ली में केवल आंकड़े घटते नहीं दिख रहे हैं, बल्कि पॉजिटिविटी रेट घट रहा है। 22 अप्रैल को सर्वाधिक पॉजिटिविटी रेट दर्ज की गई थी, जो 36.2% थी। कम होते होते पिछले शनिवार ये दर 23.34% हुई। बुधवार आते आते 15.9% पर आ गई। हॉस्पिटल का कैपेसिटी है वो हमसे 24 घंटे में दोबारा 20 टन मांगता था, आज वो ऑल्टरनेट डे पे 20 टन मांग रहा है। पॉजिटिविटी काफी नीचे आई है। 35% जो पॉजिटिविटी थी वो अब 14% घट के रह गई है लगभग। ये एक अच्छा संकेत है और इंडिकेशन है कि अगर इसी तरह से चला तो हम कह सकते हैं कि वर्स इज ओवर। जो वर्स्ट सिचुएशन थी वो ओवर हो चुकी है। महाराष्ट्र में भी हर ओर त्राहिमाम था। देश के रोजाना आंकड़ों में राज्य का 60% का योगदान था, लेकिन 3 हफ्ते से महाराष्ट्र के केसेस कम होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारा जो केंद्र बिंदु है वो है हमारा मरीज, और उसका हित देखना या उसका कोई हालत में नुकसान न हो, ये देखने का काम हम करते हैं। मुमकिन है सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में केसेस के कम होने से राष्ट्र के कोविड कर्व में इसका बड़ा असर देखने को मिले। हालांकि इन आंकड़ों में संपूर्ण राहत नहीं देखी जानी चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु में मामले बढ़ते जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश और बंगाल भी नए सर्ज स्टेट बन सकते हैं। जहाँ पे लॉकडाउन काफी सख्ती से लगाया गया, वहां पे केसेस जल्दी कम हुए हैं, ये देखा गया है। तो डेफिनेटली जहाँ पे हम लोगों ने जल्दी शुरू कर दिया, हमसे पहले महाराष्ट्र ने शुरू कर दिया था, तो वहां पे भी काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। मेरे ख्याल से बाकी राज्य भी अपनी अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशन ले रहे हैं। वैक्सीनेशन भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आने वाले कुछ हफ्तों में हम लोग देखेंगे कि केसेस वहां भी साउथ में भी कम हो जाएंगे। हमारे देश के अंदर कोरोना के जितने केसेस आ रहे थे, पहले उसमें 60% कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र का अकेले का केसेस का हुआ था। अब आप महाराष्ट्र का नंबर केस लोड काफ़ी कम हो गया है, बट हमें देखें तो कर्नाटका का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, वेस्ट बंगाल का, केरल का नंबर डेफिनेटली बढ़ता जा रहा है। बट हमें पर्टिकुलर ऐसा लगता है कि ऑल्दो दक्षिण भारत के राज्यों का जो पर डे केस नंबर है या एवरेज केस लोड है 7 डेज का, वो बढ़ रहा है, बट वो एक्सपोनेंशियली इतना नहीं बढ़ेगा जितना महाराष्ट्र का बढ़ा था। दो महीनों में पहली बार एक्टिव केसों की संख्या में सोमवार को कमी देखने को मिली। अप्रैल के अंत में एक्टिव मामले लगभग 1 लाख की दर से भाग रहे थे। पिछले कुछ दिनों में एक्टिव मामलों में 10,000 से कम का इजाफा देखा गया। इसकी बड़ी वजह यह है कि रोजाना ठीक होने वाले मरीजों की संख्या प्रतिदिन रिपोर्ट होने वाले केस से कदम ताल कर पाई है, क्योंकि 2 हफ्तों से प्रतिदिन आने वाले मामले लगभग 1 से ही रहे हैं। ठीक होने वाले लोगों की संख्या उसी रफ्तार से बढ़ पाई। जो कोविड संक्रमण के मामले हैं
उन आंकड़ों में थोड़ी बहुत स्थिरता देखने के लिए मिल रही है, लेकिन एक आंकड़ा जो बहुत ज्यादा डराता है वो ये कि पिछले 45 दिनों के अंदर ही मौतों का आंकड़ा 10 गुना बढ़ गया है। अब अगर संक्रमण के मामले धीरे धीरे स्थिर रहेंगे या फिर घटेंगे तो उससे एक उम्मीद की जा सकती है कि मौत का आंकड़ा भी थोड़ा घटने लगे, क्योंकि दर्द बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में संक्रमित लोगों की संख्या में गिरावट है, लेकिन मौत का आंकड़ा 300 के इर्द गिर्द ही है। अस्पतालों के बाहर का मंजर जरूर बदला है, लेकिन शमशानों का मंजर नहीं बदला। ये सर मृतक का भी इतना नहीं घटा है, ये तो हमारे यहाँ इसलिए थोड़ा सा कम हुआ है कि हॉस्पिटल शमशान घाटों के लिए बांट दिए गए हैं। एक मेन जो सरायकाले का शमशान घाट है, वहाँ पर अधिक से अधिक बॉडी जा रही है, उसका प्रभाव हमारे यहाँ पड़ा है। जानकारों को डर है कि मुमकिन है आने वाले कुछ दिन मौतों की संख्या में कमी न आए, क्योंकि जो पहले से बीमार हैं और क्रिटिकल हैं, उनका नए आंकड़ों से सीधा लेना देना नहीं। जो आपका मगर एपिडेमिक खत्म होने के लिए पॉजिटिविटी रेट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा रखता है। जैसे कि आज करीबन मेरे ख्याल से दिल्ली में आज 10% पॉजिटिविटी रेट है, जो पहले 22% तक था, फिर 14 हुआ, 10 हो गया है। लेकिन कोरोना के लहर के सूचक जो आंकड़े होते हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। भारत की आर वैल्यू 11 मई को घटकर 0.98 रह गई, जबकि 5 मार्च को ये 1.08 थी। अप्रैल के तीसरे हफ्ते में आर वैल्यू 1.56 थी। आर वैल्यू एक संक्रमित व्यक्ति से संक्रमण फैलने की दर को कहते हैं। संक्रमण की बुरी तरह चपेट में आए महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार में अप्रैल के मुकाबले 11 मई के आंकड़ों में आर वैल्यू काफी घटी है। अब इन 5 राज्यों में सिर्फ कर्नाटक को छोड़कर बाकी जगहों की आर वैल्यू 1 से कम है। आर नॉट वैल्यू कहते हैं महामारी की जो निकाली जाती है, वो ये बताती है कि एक संक्रमित व्यक्ति कितने अन्य लोगों को संक्रमित करता है। तो जिस महामारी की आर नॉट वैल्यू अधिक होती है वो ज्यादा तेजी से फैलती है। जितने लोगों का टेस्ट होता है उनमें से कितने लोग कोविड पॉजिटिव आते हैं, ये तय करता है पॉजिटिविटी रेट। दूसरी लहर में पॉजिटिविटी रेट शुरुआत से ही बहुत अधिक रही है। पहली लहर में भारत की औसत पॉजिटिविटी रेट 5 से 6% के बीच रही, लेकिन दूसरी लहर में ये 20% से ऊपर रही और कुछ राज्यों में तो 40% तक गई। पॉजिटिविटी रेट में कमी आना सिर्फ एक बात का इशारा करती है कि डेफिनेटली हमारे केसेस का नंबर कम हो रहा है। पॉजिटिविटी ऑफ द इन्फेक्शन 2 चीज़ों से निर्धारित की जाती है। पहला कि वायरस का ट्रांसमिशन रेट क्या है, और दूसरा नंबर ऑफ टेस्ट कितना कर रहे हैं। फर्स्ट वेव के अंदर हमने पॉजिटिविटी रेट 5 से 6% देखी, मैक्सिमम कुछ स्टेट्स के अंदर 12% तक देखी गई। सेकेंड वेव के अंदर पॉजिटिविटी रेट 20% कॉमन थी और कुछ स्टेट के अंदर ये पॉजिटिविटी रेट 40% तक देखी गई। अब जैसे जैसे केसेस का नंबर कम होता जाएगा, पॉजिटिविटी रेट कम हो रही है। पॉजिटिविटी रेट कम होने का मतलब यही है कि वायरस का ट्रांसमिशन धीरे धीरे कम हो रहा है। ऊंचे पॉजिटिविटी रेट का सीधा मतलब होता है आबादी में संक्रमण की मौजूदगी और संक्रमण में तेजी। अप्रैल और मई के पहले हफ्ते में पॉजिटिविटी रेट में लगातार बढ़त देखी गई, लेकिन अब ये दर स्थिर होती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है, जहाँ देश के प्रतिदिन के मामले अप्रैल में 5 गुना बढ़े, टेस्टिंग की संख्या केवल 1.8 गुना बढ़ी। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हमको वो टेस्ट बनाने जो कि जल्दी से जल्दी और आसानी से हो जाए, जो कि चीपर टेक्निक हो। और पीसीआर में 2-2 दिन लग जाते हैं, 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं कभी रिपोर्ट आने में। हमको एक ऐसे टेस्ट बनाने पड़ेंगे जो आसानी से किसी छोटी लैब में भी 1 दिन में पूरे हो जाते हैं। जैसे एलाइजा बेस्ड टेस्ट हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं इसको डेवलप करने के लिए। एंटीबॉडी और एंटीजन हमको वैसे टेस्ट बनाना है एलाइजा बेस्ड जो कि वायरस को डिटेक्ट कर सके, और बहुत आसान है इसको बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। आंकड़े सकारात्मक इशारा जरूर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी लहर का अंत अभी नजर नहीं आ रहा। पहली लहर के दौरान जब एक दिन में 98,000 के सर्वाधिक मामले आए थे, तब 10,000 तक गिरने में 5 महीने का समय लग गया था। इस बार चूंकि मामले पहले से बहुत अधिक हैं, स्थिति सामान्य होने में कितना वक्त लगेगा, इसे लेकर संशय। साथ ही पहली लहर में सर्वाधिक मामलों के बाद आंकड़े नीचे ही गिरते गए, लेकिन दूसरी लहर में कभी ऊपर कभी नीचे का सिलसिला चल रहा है। दूसरी लहर की पीक को लेकर अलग अलग राय हैं। कोई
एक मुश्त नहीं बता सकता कि दूसरी लहर कब खत्म होगी, लेकिन एक बात है जिसे लेकर सब एक मत हैं, वो ये कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन जरूरी है। इस एक हफ्ते में कोरोना वैक्सीन से जुड़ी तमाम खबरें आई हैं, वो सब हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं वैक्सीन की आपूर्ति की। देश में वैक्सीन की कितनी कमी है, कितना बड़ा संकट है, कैसी मारामारी है, ये पूरा देश देख रहा है। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे शहर का वही हाल। रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वैक्सीनेशन का स्लॉट नहीं मिलता, स्लॉट मिलता है तो कैंसिल हो जाता है। हम वैक्सीन लगवाने के लिए आए थे और ये इन्होंने गेट बंद कर दिए यहाँ पे और कहते हैं वैक्सीन खत्म हो चुकी है। इतनी दूर से लोग आ रहे हैं, धूप में, गर्मी में, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सब आ रहे हैं, परेशान हो रही हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन पिछले 5 दिनों से रोज रजिस्ट्रेशन के बाद अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, पर अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा। हमने 4-5 दिन से ट्राई कर रहा था, पर स्लॉट बुक नहीं हो जा रहा था। 1 मिनट में ही स्लॉट बुक हो जा रहा था। जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब लखनऊ वाले तो मतलब काफ़ी दिक्कत हो रही है। मतलब स्लॉट्स तो बढ़ाने ही चाहिए जिससे जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन हो। वैक्सीनेशन डोजेस बहुत कम है तो शुरू में आपको टाइम लग जा रहा है। काउंटर बंद, डॉक्टर गए, सब गए कि वैक्सीन खत्म हो गया, रजिस्ट्रेशन बंद हो गया। 5-5 घंटे से लोग लाइन में खड़े हैं। बहुत ज़्यादा, हमने कम से कम 10 दिन हो गए मुझे ये देखते हुए कि अपॉइंटमेंट मिल जाए। बिना अपॉइंटमेंट के तो कहीं पे जाना भी बेकार है, तो इसीलिए हम लोग बहुत मुश्किल से कल रात को 12 बजे मुझे अपॉइंटमेंट का स्लॉट मिला है, तो उसके बाद कंफर्म हुआ है। 18+ आबादी के लिए पहली डोज आसानी से मिल नहीं रही। 45+ वालों को दूसरी डोज देने के लिए मारामारी है। 18+ आबादी का टीकाकरण बड़े जोर शोर से शुरू हुआ था, लेकिन 2 हफ्ते में ही अभियान लड़खड़ा गया। कहीं कहीं 18+ आबादी का टीकाकरण स्थगित करना पड़ा है, तो कहीं शुरू ही नहीं हो पाया। केंद्र सरकार जिस प्रकार से फ्रंटलाइन और हेल्थ वर्कर को फ्री में वैक्सीन दिए थे, उसी प्रकार देश के आम नागरिकों के लिए भी ये फैसला होना था, लेकिन राज्यों पे छोड़ा गया और राज्य ने फैसला किया कि हम अपने राज्य के नागरिकों को इस प्रकार से नहीं छोड़ सकते, और राज्यों ने फिर भार उठाने के लिए फैसला लिया है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वैक्सीन की उपलब्धता न्यून है, और ऐसी स्थिति में सभी नागरिकों को वैक्सीन मिल पाए, ये दूर की कौड़ी नज़र आ रही है। इसमें तेज़ी लानी चाहिए, इसमें योजनाबद्ध ढंग से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि वैज्ञानिक अब ये भी कह रहे हैं कि तीसरी लहर भी आएगी, तो उसकी भी तैयारी हम लोगों को करना चाहिए। सरकार ने दावा किया है कि अगस्त और दिसंबर के बीच 5 महीने में 216 करोड़ डोज देश में उपलब्ध होंगे, जिससे पूरी आबादी का टीकाकरण किया जा सकता है। इसमें 75 करोड़ डोज कोविशील्ड के, 55 करोड़ डोज कोवैक्सीन के उपलब्ध होंगे। इसके अलावा अगस्त में बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन लॉन्च होगी, जिसके 30 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे। इसके साथ जाइडस कैडिला की आने वाली कोरोना वैक्सीन के 5 करोड़ डोज, अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स के 20 करोड़ डोज मिल जाएंगे। तब तक भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन भी आ जाएगी, जिसके 10 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे। इसके अलावा देसी फार्मा कंपनी जिनोवा की वैक्सीन के 6 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे। अगस्त से दिसंबर के बीच स्पुतनिक वी के 15 करोड़ 60 लाख डोज उपलब्ध होंगे। अगले हफ्ते से स्पुतनिक वैक्सीन की मार्केट में बिक्री भी होने लगेगी। रूस से स्पुतनिक वी के टीकों की 2 खेप भारत आ चुकी है। पहली खेप में 1.5 लाख टीके आए थे, जिन्हें अब मार्केट में उतारने का फैसला हुआ है। ऐसे वक्त में जब दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव की स्पीड वैक्सीन की कमी से घटती चली जा रही है और वैक्सीन की डिमांड और सप्लाई का गैप तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, तब कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच का गैप बढ़ा देने की सिफारिश को सरकार ने मंजूरी दे दी है। आप भी समझना चाहेंगे कि इस फैसले में कितना विज्ञान है और कितनी मजबूरी, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। वैक्सीन की पहली डोज का क्या काम होता है, जो दूसरी डोज लगती है वो क्या रोल निभाती है, 2 डोज के बीच का फासला आखिर किस आधार पर तय किया जाता है, ये सारे सवाल हैं जो हमारे मन को मत्ते रहते हैं। जानकारी बहुत बड़ा हथियार है ऐसे समय में जब वैक्सीन को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा रहता है, और ऐसे ही समय में कोविशील्ड, जिस वैक्सीन को सबसे अधिक मात्रा में हिंदुस्तान में लगाया जा रहा है, उसकी पहली और दूसरी डोज के बीच के फर्क को बढ़ाने का, 3 से 4 महीने तक बढ़ाने का
की जो सिफारिश थी उसे सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है। जब कोविशील्ड लगने की शुरुआत हुई तो पहली और दूसरी डोज के बीच का अंतराल 4 से 6 हफ्ते रखा गया। मार्च में केंद्र सरकार ने कोविशील्ड की 2 डोज के बीच 4 से 8 हफ्तों का वक्त रखने के लिए बताया और अब इसे बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया। जो अभी फैसला हुआ है वो पीरियोडिक रिव्यू का एक हिस्सा है। उस टाइम पे लगा कि ये ठीक नहीं है, सिर्फ उसको 6 to 8 वीक्स तक पुश किया गया और अब लगा कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस यूके का दिख गया है। ये वैक्सीन अभी इजाद हुए हैं, ये दिसंबर का वैक्सीन है। ये रियल लाइफ में इस्तेमाल होने से जो सोच आई, उस सोच के बेस के ऊपर कॉन्फिडेंस मिला और ये फैसला किया गया है। यानी अगर आपने इस महीने वैक्सीन लगवाई तो अगली डोज आपको अगस्त या सितंबर में लगेगी। हालांकि कोवैक्सीन की दूसरी डोज के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पर क्या ये जरूरी है या वैक्सीन की किल्लत की वजह से सरकार की मजबूरी है? चलिए हम दुनिया भर की कुछ अहम रिसर्च आपको दिखाते हैं। मेडिकल जर्नल द लैंसेट में छपी एक स्टडी के अनुसार 12 हफ्तों के अंतराल पर कोविशील्ड की डोज देने पर उसका असर बढ़ जाता है। कोविशील्ड की उत्पादक कंपनी एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ने भी कहा था कि अगर डोज के बीच 2 से 3 महीने का अंतर हो तो वैक्सीन 90% तक असरदार हो जाती है। कोविशील्ड वैक्सीन डोज गैप को लेकर महीने भर पहले आज तक को दिए एक इंटरव्यू में सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला की बात सुनिए। If you keep a 2.5 to 3 month gap between the first shot of Covishield and the second shot of Covishield, you will have a 90% efficacy. This is proven and even announced by the CEO of AstraZeneca, Pascal, publicly, I think a week ago. And even that data will come out very soon because this was the second arm of the study and efficacy studies that was done abroad. ब्रिटेन और कनाडा में इस वैक्सीन की दूसरी डोज 4 महीने बाद दी जा रही है। ब्रिटेन के हेल्थ रेगुलेटर ने अप्रूवल देते हुए कहा था कि इसकी डोज में 3 महीने का अंतर रखा तो वैक्सीन की एफिकेसी 80% तक रही थी। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर गैप बढ़ने से वैक्सीन की एफिकेसी बढ़ती है तो वैक्सीनेशन की शुरुआत से ही इस अंतराल को 3 से 4 महीने क्यों नहीं रखा गया? कोविड टास्क फोर्स के सदस्य भी स्वीकार करते हैं कि डोज में गैप बढ़ाने की एक वजह वैक्सीन की कमी भी है। ये तो दोनों वैक्सीन है, ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की वैक्सीन, और इसके ऊपर कोविड में हमने एक चीज देखा है कि जो चीज लास्ट ईयर हम जो ठीक थी ये साल ठीक नहीं, तो इसमें थोड़े बहुत तो चेंजेस आइए और ये चेंजेस हमको एक्सेप्ट करने पड़े। उसमें अभी उसके पीछे हमको जाके कुछ फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन 2 चीज है कि हमको सबसे ज्यादा लोगों के कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ये इसके पीछे का बेसिस है। हमको जितने ज्यादा लोगों में वैक्सीनेशन करके टीकाकरण करके जितने जल्दी कर सके उसके पीछे ये तात्पर्य। एक्चुअली इफ यू आस्क मी कि हमारे पास यदि 2 बिलियन डोसेस होते थे आज तो हम सबको महीने महीने के गैप में ही लगवा देते, लेकिन हमको वस्तुस्थिति भी देखनी चाहिए और उसी अनुषंग से जितने ज्यादा लोगों को हम कवर कर सकते हैं वो भी बेसिस है इसके ये डिसीजन। यानी कि ये बात तो आपने स्वीकार की ना कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, उसकी कमी है, इस वजह से भी ये फैसला लिया जा रहा है। उसमें तो 2 राय है ही नहीं मैडम। आपको हमको सबको पता है कि अभी अपने पास जो क्षमता है वैक्सीन तैयार करने की वो कम है। हम आपको ये भी समझाते हैं कि सभी कोरोना वैक्सीन में 2 डोज देने का सिस्टम क्यों है और पहली डोज के बाद आपका शरीर रोग से लड़ने में कितना सक्षम हो जाता है। वैक्सीन की पहली डोज के साथ ही वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी बनने लगती है। दूसरी डोज बूस्टर के तौर पर काम करती है। इससे पहली डोज की क्वालिटी को और ताकत मिलती है। वैक्सीन से जो एंटीबॉडीज बनती हैं, वो दरअसल प्रोटीन है और समय के साथ उनकी संख्या घट सकती है। ऐसे में 2 डोज का असर लंबे समय तक रहता है। इसके साथ ही एक और सवाल लोगों के मन में है, क्योंकि कई ऐसे मामले भी हुए जहां पहली डोज के बाद व्यक्ति को संक्रमण हो गया। ऐसे में दूसरी डोज को लगवाने की तारीख क्या बदलेगी? राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने सिफारिश की है कि कोरोना पॉजिटिव होने की सूरत में 6 महीने बाद डोज दी जाए। इस सुझाव को फिलहाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी नहीं दी है, लेकिन दुनिया में जो सिस्टम है वो आपको दिखाते हैं।
अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी CDC के अनुसार कोविड पॉजिटिव होने के कम से कम 90 दिन बाद वैक्सीन दी जानी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO कह चुका है कि कोविड मरीजों में 6 महीने तक नेचुरल इम्यूनिटी रहती है। WHO की सलाह है कि अगर पहली डोज लगने के बाद कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो रिकवर होने के 8 हफ्ते बाद दूसरी डोज लेनी चाहिए। सरकार का दावा है कि वैक्सीनेशन के नियमों में जो बदलाव किया जा रहा है वो वैक्सीनेशन ड्राइव की बेहतरी के लिए है, लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने वैक्सीन की डिमांड को ही खत्म करने का ठान लिया है। बहरहाल इस सब के बीच बच्चों की वैक्सीन को लेकर क्या काम चल रहा है वो दिखाते हैं। एक चिंता जिसे वैज्ञानिक और सर्वोच्च न्यायाधीश तक जता चुके हैं, आने वाले समय में अगर संक्रमण ने बच्चों को अपनी गिरफ्त में लिया तो क्या होगा, क्या तैयारियां हैं? सबसे बड़ा सवाल बच्चों की वैक्सीन से जुड़ा हुआ है। बीते दिनों में जो मंजर देश ने देखा वो तो जैसे तैसे सह लिया, लेकिन अगर तीसरी लहर में वाकई बच्चों को ये संक्रमण अपनी गिरफ्त में लेगा तो तैयारियां पुख्ता होनी चाहिए। बच्चों के लिए दवाइयों को भी विकसित किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही उनकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, यानी वैक्सीन। बच्चों में वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये सबसे बड़ा वल्नरेबल ग्रुप है। बच्चे इतनी जल्दी काबू में नहीं रहते हैं, उनको हर एक हैंड हाइजीन सिखाना या मास्क पहनना या उनको समझाना कि बाहर नहीं जाना है, ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट होती हैं। तो वो खुद तो खतरे में हैं ही आने वाली वेव्स में, बट साथ ही साथ आसपास जो उनके घर वाले हैं वो भी उनकी वजह से इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है जो फाइजर वैक्सीनेशन US में चालू हुई है। अमेरिका और कनाडा में बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है और भारत में भी अब 2 से 18 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। वैक्सीन से जुड़ी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश के बाद वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल 2 से 18 साल के एज ग्रुप के 525 बच्चों पर दिल्ली, पटना, नागपुर सहित देश के अलग-अलग अस्पतालों में किया जाएगा। इसके अलावा वैक्सीन के फेज 3 का ट्रायल शुरू करने से पहले भारत बायोटेक को फेज 2 के ट्रायल का पूरा डेटा उपलब्ध करना होगा। जनवरी 2021 में ही इसको लेकर सकारात्मक संकेत मिल चुके थे। Our inactivated vaccine would be the ideal to give it to 2 years to 12 months. 12 years and above, we have done already trial. So we want to put a proposal to Drug Controller General and subject expert committees to 2 years to 12 years. We want to do clinical trial quickly, phase 2B or something like that, bridging a small trial with a 300 or 500, whatever statistics says. We're going to do that because these vaccines can go to children without any problem. चूंकि किसी वैक्सीन का ट्रायल अभी बच्चों पर सुचारू रूप से नहीं किया गया था, इसीलिए इस वैक्सीन अभियान में उन्हें शामिल नहीं किया गया, क्योंकि वैक्सीन के असर को लेकर कोई रिसर्च नहीं है। हालांकि दुनिया में भी अब काफी तेजी से बच्चों की वैक्सीन को लेकर काम युद्ध स्तर पर जारी है। अमेरिका और कनाडा में 12 से 15 साल के बच्चों के टीकाकरण के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिली है, क्योंकि ट्रायल में ये वैक्सीन बच्चों पर प्रभावी बताई गई। ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका 6 से 17 साल के बच्चों पर ट्रायल कर रही है। फाइजर की सहयोगी कंपनी जर्मनी की बायोएनटेक का कहना है कि वो यूरोप के देशों में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए जून में वैक्सीन लॉन्च कर देगी। अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन और नोवावैक्स जैसी कंपनियां भी अपनी अपनी वैक्सीन के बच्चों पर ट्रायल की शुरुआत कर चुकी हैं। कनाडा में फाइजर ने 2 से 5 साल के बच्चों पर भी वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया है और उसका दावा है कि इसके अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। My grandson is 6 years old. I don't mind putting on 16th vaccination. उम्मीद जगी है कि वायरस के साथ जंग में बच्चों की सुरक्षा का कवच समय रहते तैयार होगा और दुनिया को ज्यादा दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। इस उम्मीद की वजह भी है और विश्वास भी।
रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि सिर्फ वैक्सीन ही नहीं बल्कि कोरोना की दवाइयों को भी आपात इस्तेमाल की इजाजत हिंदुस्तान में मिल गई है। भारत में एक ऐसी दवा को कोविड के खिलाफ आपात इस्तेमाल की अनुमति मिली है जो कभी अमेरिका के राष्ट्रपति रहते डोनाल्ड ट्रंप पर आजमाया गया था और अस्पताल से छुट्टी मिलते ही ट्रंप इसकी तारीफ करते नहीं थके। They gave me Regeneron. It's called Regeneron, and other things too, but I think this was the key. But they gave me Regeneron, and it was like unbelievable. I felt good immediately. I felt as good 3 days ago as I do now. हालांकि जब ये ट्रंप पर इस्तेमाल किया गया तब इस दवा की क्लिनिकल ट्रायल पूरे नहीं हुए थे और इस कदम की काफी आलोचना हुई थी। लेकिन अब ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं। दवा के फेज 3 ग्लोबल ट्रायल्स में 4,567 ऐसे हाई रिस्क कोविड मरीजों को ये कॉकटेल दी गई जो घर पर ही रहे। 70% मरीजों को अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मौतों पर भी अंकुश लगा। ट्रायल्स में यह भी पाया गया कि इस कॉकटेल को लेने से लक्षण 4 दिन में ही खत्म हो जाते हैं। ये दवा 2 एंटीबॉडीज का कॉकटेल है, कैसिरिविमैब और इमडेविमैब। ये दोनों मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं। सरल भाषा में समझें तो लैब में बने ऐसे प्रोटीन जो रोगों से लड़ने में सक्षम हमारे इम्यून सिस्टम की नकल करना जानते हैं। ये दोनों एंटीबॉडी खासकर स्पाइक प्रोटीन SARS-CoV-2 के खिलाफ काम करते हैं। आपको ये भी समझाते हैं कि स्पाइक प्रोटीन क्या है। स्पाइक प्रोटीन है, जैसे आप सोचिए एक चाबी जो ताले में लगती ताला खुलता है, तो ऐसे अगर बॉडी के सेल में घुसना हो तो ये स्पाइक प्रोटीन काम में आती है। तो वो स्पाइक प्रोटीन में जब चेंज हो जाता है म्यूटेशन से, तो उसका असर जो है वो बदल जाता है। कई केस में जैसे इसमें हुआ, अभी ऑफ कोर्स रिसर्च बाकी है, ये बहुत जल्दी है, पर लग ये रहा है कि शायद इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ गई। और अब समझिए एंटीबॉडी की भूमिका। ये वायरस को हमारे शरीर के सेल से चिपकने नहीं देते। बड़ी बात यह है कि ये कॉकटेल हर वेरिएंट पर कारगर रहा है। The antibody cocktail is to be administered for the treatment of mild to moderate COVID-19 patients in both adult and pediatric patients. The pediatric patients should be more than 12 years of age or older, weighing at least 40 kgs. And they should be confirmed to be infected with SARS-CoV-2 and who are at high risk. अभी तक कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में बच्चों के लिए दवा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन बच्चों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये दवा वरदान साबित हो सकती है। साथ ही DRDO के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज की लेबोरेटरी में तैयार एक दवा को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की आपात मंजूरी मिल चुकी है। चूँकि ये इतनी तेज़ी से फैल रहा था और इसको कंट्रोल करने के लिए हमें जल्दी से जल्दी किसी न किसी दवा पे काम करना था, तो आप जानते हैं पिछले साल सब कुछ लॉकडाउन लगा हुआ था। तो जैसे ही हम ये आइडिया लेके गए हम अपने चेयरमैन के पास, चेयरमैन ने हमें स्पेशल विमान से हैदराबाद भेजा कि इस दवा का टेस्टिंग हो सके। तो लगभग 1 साल का समय लगा है ये, जो ड्रग डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो है वो 1 साल के उसके हिसाब से थोड़ी सी जल्दी है। लेकिन चूँकि इस पैंडेमिक की सिचुएशन को अगर हम देखें, अगर अभी भी हम बहुत ज़्यादा समय लगाते तो शायद हम अपने लोगों को बचा नहीं पाते। तो इसलिए इस रिग्रेस एक्सपेरिमेंट्स जो रिग्रेस स्टडी हुई है क्लिनिकल ट्रायल की, वो करने के साथ साथ ही हम अपने समय का भी ध्यान रख रहे थे और इस वजह से हम समय पे ये दवा लाते हैं। दवाइयों को आपात इस्तेमाल की इजाज़त ज़रूर है, लेकिन अभी आवश्यकता ये भी है कि कैसे जन जन तक ये दवाइयाँ पहुँच पाएँ, इनका उत्पादन उस स्तर पर पड़े। अभी तो पहला कदम है, लेकिन पहला कदम भी इस संक्रमण काल में बहुत बड़ी राहत लेकर आता है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।